नमस्कार। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि ग्रुप वाइज, ठीक है ना, यानी ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियड में, किसमें? पीरियड में, जैसे कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और किसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं और कहां से शुरू होते हैं और कहां खत्म होते हैं, ठीक। और उसके बाद पहले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, लास्ट वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3D सीरीज क्या थी, उसके बाद 4F सीरीज क्या थी। इस तरीके से सारी चीजें पिछले लेक्चर में हो चुकी हैं। ये बातें हो गई थी, उसको याद कर लीजिएगा। हम कल भूल गए, उसको याद करवाना, जब रिवीजन कराएंगे तो उसको याद करा देंगे, ठीक है ना। तो हमें लगा था थोड़ा सा कल देर भी हो रही थी, थोड़ा देर का मतलब लंबा हो जाता लेक्चर, इसीलिए उसको हमने रोक दिया था। आज याद करते हुए चलते हैं, ठीक। कल समझाने वाला भी ज्यादा था, तो आज तो कुछ है नहीं वैसे खास, लेकिन फिर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल खूब पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए, ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था भैया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स, जो आवर्त में उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, ठीक है। आज है ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट्स इन सेम वर्टिकल कॉलम, जो कॉलम बने थे ना आवर्त सारणी में, जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हैं तो उसमें जो इस तरीके से जो लाइनें थी उसमें क्या था, उसको बोलते थे वर्टिकल कॉलम, और उसको कहा जाता है ग्रुप। वर्टिकल कॉलम, ग्रुप, फैमिली, तीनों बात एक ही है। इसको आगे लिख लीजिए फैमिली, है ना। ये आपका परिवार नहीं है, ये एलिमेंट्स का परिवार है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये इसमें क्या खास बात है, वर्टिकल कॉलम या फैमिली या ग्रुप होते हैं वो क्या रखते हैं? हैव सिमिलर वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंसी सेल को क्या बोलते हैं? और आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। ये आउटर मोस्ट सेल कौन बताता है? पीरियड का नंबर। किससे? ये किससे पता चलता है? एन या फिर पीरियड नंबर, पीरियड नंबर। इतनी बात समझ में आ गई? फटाफट देखिए, हैव सिमिलर वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी। और दूसरी बात, सेम नंबर ऑफ, हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात को समझिएगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट या आउटर ऑर्बिटल्स, ठीक। फॉर एग्जांपल, जैसे ग्रुप 1 में एल्कली मेटल्स जो होते हैं NS1 होता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा? आउटर मोस्ट। ये जब NS1 इस तरह से लिखा जाए तो ये समझिएगा, हमेशा समझिएगा कि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। किसका है? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और साथ ही साथ ये देखिए वैलेंसी सेल लिखा, हमने पूरा नहीं लिखा। वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने? एक। इन सभी में, यानी ग्रुप 1 में जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सबको क्या मिला के बोला जाएगा? एल्कली मेटल। याद है ना ये सीरीज? अभी आएगा, आगे आएगा, एस्प्लैक पढ़ेंगे तो आएगा, घबराने की जरूरत नहीं। ग्रुप 1 में एल्कली मेटल्स NS1, वैलेंसी सेल कितना? एक, ठीक। वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन एक, और वैलेंसी भी इनकी +1, ऑक्सीडेशन स्टेट 1, और वैलेंसी भी 1, ठीक है ना। आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे तो वहां लिख लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +1 और वैलेंसी ये भी 1, और वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी भी 1, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन भी 1, और ये सारी चीजें अभी क्लियर होंगी थोड़ी देर में। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ, दूसरी हेडिंग दे रखी है। किताब है आपके पास? ना हो तो जाइए खरीद लाइए दौड़ के फट से। लिया? बड़ा तेज हो भाई तुम लोग। चलिए, अगली हेडिंग है 3.6, मोटी मोटी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, SPDF ब्लॉक्स, ठीक। चलिए, इसमें क्या दे रखा भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? कह रहे हैं ग्रुप को फैमिली कहो, कह दिया। ये जो फैमिली होती है एग्जिबिट सिमिलर केमिकल बिहेवियर, इनके जो केमिकल बिहेवियर होते हैं वो समान होते हैं, यानी सभी ग्रुप्स के एलिमेंट सेम केमिकल बिहेवियर रखते हैं। कुछ कुछ छोड़ के एक एक्सेप्शन रहेगा, वो अलग से पढ़ लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रुप्स यानी फैमिली, जनरली हम ये बोलेंगे सिमिलर केमिकल बिहेवियर होता है। क्यों होता है भैया सिमिलर केमिकल बिहेवियर? कहेंगे ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। क्यों होता है भाई साहब? क्यों होता है सेम सिमिलर केमिकल बिहेवियर? क्योंकि ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें? इनके आउटर ऑर्बिटल्स। इसीलिए ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स, इसीलिए इनकी जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो सेम होती है। अब एलिमेंट्स को बता रहे हैं। एलिमेंट्स क्लासिफाई इन 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया गया है, SPDF ब्लॉक्स। ये क्या जाते हैं? SPDF ब्लॉक्स हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? एकदम बायो की तरीके से पढ़ा जाएगा, केमिस्ट्री को और फिजिक्स को भी, मतलब रट फट के, काम है खत्म, लफड़ा नहीं लेने का। आ जाइए, अब देखिए पीरियोडिक टेबल के 2 एक्सेप्शन है, एक हीलियम और एक हाइड्रोजन। हीलियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो 1:2,
तो भैया 1s2 हमसे ये कहा जा रहा है कि s ब्लॉक के एलिमेंट्स वो होंगे कि जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में s ऑर्बिटल में जाए। किसमें जाए? s ऑर्बिटल में। तो ये भी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आया, तो इसका मतलब ये कहां होना चाहिए? s ब्लॉक में। लेकिन इसको कहां रखा जाता है? 18वें ग्रुप में, यानी 0 ग्रुप में नोबल गैस के साथ। इसलिए हीलियम जो कि 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बिलोंग्स टू द s ब्लॉक। किसमें बिलोंग करता है? s ब्लॉक में। लेकिन इसको रखा कहां जाता है? बट इट्स पोजीशनिंग इन p ब्लॉक। किसमें है भैया? p ब्लॉक, वो भी विद ग्रुप 18। किसमें? ग्रुप 18 के साथ। ग्रुप 18 मतलब नोबेल गैस के साथ, 0 ग्रुप के साथ। बात समझ में आ गई? ये अब आ जाइए दूसरा, देखिए हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट विद एल्कली मेटल के साथ रखा गया। लेकिन इसकी खास बात क्या है? एल्कली मेटल्स, ठीक है ना। ये यहां से यहां तक कर लीजिए, ठीक। अच्छा, इसमें देखिए हीलियम के केस में ये वाली लाइन अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। हीलियम 1s2 बिलोंग्स टू द s ब्लॉक बट इट्स पोजीशनिंग इन द p ब्लॉक विद ग्रुप 18। ऐसा क्यों रखा गया? अगर आपसे पूछा जाए क्यों रखा गया, बिकॉज वैलेंसी सेल कैसी है? कंप्लीट फील्ड है। वैलेंसी सेल भैया कैसी है? कंप्लीट फील्ड है। लाइक जैसे कि 18वें ग्रुप की होती है, और साथ ही साथ 18 ग्रुप एलिमेंट्स, और साथ ही साथ एंड आल्सो प्रॉपर्टी जो इसकी होती है हीलियम की, वो भी है नोबेल गैस प्रॉपर्टी, नोबेल गैस के इक्वल, उसी के समान उसकी प्रॉपर्टी भी है। तो इसलिए कहा जाएगा हीलियम 1s2 है बिलोंग्स टू द s ब्लॉक बट इट्स पोजीशनिंग इन द p ब्लॉक विद ग्रुप 18 बिकॉज वैलेंसी सेल इज कंप्लीट फील्ड लाइक ग्रुप 18, ठीक, एलिमेंट्स एंड आल्सो हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू नोबेल गैस। आगे बता रहे हैं 1s1 यानी हाइड्रोजन का 1s1, इसको कहां रखा गया? ग्रुप 1 में विद एल्कली मेटल्स के साथ, एल्कली मेटल के साथ। इट कैन गेन, ये क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है एंड अचीव अ नोबेल गैस अरेंजमेंट, और ये नोबेल गैस अरेंजमेंट बना सकता है। भाई एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो 1s2 इसका भी हो जाएगा, तो हीलियम जैसी जो प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी, यानी हीलियम जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। जब हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो इसी चीज को तो बोला गया है, अचीव अ नोबेल गैस अरेंजमेंट एंड हेंस कैन वी हैव सिमिलर टू ग्रुप 17। और इसलिए ग्रुप 17 के तरह भी काम कर रहा है, क्योंकि ग्रुप 17 वाले यानी जो हाइड्रोजन फैमिली होती है, जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन फैमिली एलिमेंट, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह बन जाते हैं। देखिए नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह, यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है उनका। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब यानी एलिमेंट्स इन सेम वर्टिकल कॉलम, ग्रुप या फिर फैमिली, एलिमेंट इन सेम वर्टिकल कॉलम, ग्रुप या फिर फैमिली, क्या बोला जाएगा भैया? ग्रुप या फिर फैमिली, ठीक है। ये क्या रखते हैं? हैव सिमिलर वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टी, हैव सिमिलर वैलेंसी सेल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टी, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टी, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिटल, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिटल, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिटल्स। आ जाइए एग्जांपल ग्रुप 1 जैसे कि एल्कली मेटल है NS1, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन 1, ऑक्सीडेशन स्टेट +1, वैलेंसी 1। आ जाइए भैया, ये 1 है, ठीक। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स SPDF ब्लॉक किया था भैया, ग्रुप को फैमिली कहिए, ठीक, बिल्कुल। ये क्या करते हैं? एग्जिबिट सिमिलर केमिकल बिहेवियर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिटल। आगे देखिए एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया 4 ब्लॉक में, SPDF याद हो गया आपको। एक्सेप्शन है हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम क्या है? 1s2 बिलोंग्स टू द s ब्लॉक। हीलियम कहां बिलोंग करता है? s ब्लॉक में। हीलियम कहां? s ब्लॉक में। हीलियम कहां? s ब्लॉक में। क्यों? क्योंकि 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बट लेकिन रखा कहां गया? p ब्लॉक में, बट इट्स पोजीशनिंग p ब्लॉक ग्रुप 18 में। क्यों ऐसा है? कहेंगे बिकॉज वैलेंसी सेल इज कंप्लीट फील्ड, बिकॉज वैलेंसी सेल कंप्लीट फील्ड, वैलेंसी सेल कंप्लीट फील्ड, वैलेंसी सेल कंप्लीट फील्ड लाइक 18वें ग्रुप एलिमेंट के साथ। एंड आल्सो उसकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर होती है नोबेल गैस के साथ, ठीक है ना। उसकी प्रॉपर्टी किसकी? नोबेल गैस के समान होती है। आगे आते हैं हाइड्रोजन की 1s1 प्लेस्ड इन ग्रुप 1 विद एल्कली मेटल्स, प्लेस्ड विद, कहां रखा गया इसको? ग्रुप 1 के साथ, एल्कली मेटल के साथ, ठीक है ना। आ जाइए, इट कैन गेन, एक इलेक्ट्रॉन लेकर नोबेल गैस अरेंजमेंट बना सकता है। इसलिए कहा जाता है कि क्या? कैन बिहेव सिमिलर, ग्रुप 17 की तरह भी व्यवहार ये करता है, ठीक। इतनी बातें जल्दी से नोट करिए, एक एक लाइन छोड़ना नहीं है, बिल्कुल याद रखिएगा। एनसीईआरटी ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी जो भी किताबें कोई बना रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा हो, है ना, वो सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी कभी नहीं खत्म होगी। जब से एनसीईआरटी आई तमाम किताबें बनाई गई लोगों ने, वो सब, लेकिन अंततः एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ती है। शुरुआत एनसीईआरटी से, खत्म भी एनसीईआरटी से ही होता है ना। तो इसको इसी तरह से एकदम लाइन बाय लाइन रटेंगे।
चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी, बहुत जल्दी। आगे चलते हैं। अब हेडिंग है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक, पेज नंबर 82। बिना किताब के अगर आप काम कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। किताब साथ में रख लिए, पढ़ते समय किताब साथ में रख लिए, मिलाते जाइए किताब से कि हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें भैया आता क्या, ग्रुप वन वाले, जिसमें क्या आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये लोग आते हैं। इनको बोला जाता है एल्कली मेटल्स। और ठीक इसी तरह से उसमें बेरिलियम से स्टार्ट होता है, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, इनको बोलते हैं ग्रुप सेकंड में आते हैं, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहे जाते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, कहेंगे NS1। आउटर मोस्ट, जब NS1 इस टर्म में लिखा जाता है तो हम क्या कहते हैं, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्या बना लेते हैं, +1 आयन बना लेते हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके +2 आयंस बना लेते हैं। और ये आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, क्योंकि नोबेल गैस के जैसा होता है। यानी इनका अगर आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा जाए कि इनका कैसा होगा, तो कहेंगे नोबेल गैस के जैसा होता है। यानी कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, लाइक नोबेल गैस। इसीलिए क्या हो जाते हैं, ये स्टेबल हो जाते हैं, नोबेल गैस, देयरफॉर स्टेबल। यानी इनके +2 वाले आयंस और +1 वाले आयंस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबल मतलब +1 वाले आयंस मतलब वो कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाएंगे, ऐसे सिग्नेचर फ्री नेचर में नहीं होंगे, क्योंकि आयंस कभी फ्री नहीं हो सकते, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, दे ऑल आर, ये रिएक्टिव मेटल्स हैं, सभी क्या हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं, सभी क्या हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं, विथ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। याद रखना एक नया टर्म आया इसमें, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब समझते हैं, जब किसी आइसोलेटेड गैसियस मेटेलिक एटम से, है ना, आइसोलेटेड गैसियस मेटेलिक एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए और उस इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी कम से कम एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। बात समझ में आ गई, बस उसको अभी तक, क्योंकि इसी चैप्टर में आगे डिटेल में भी पढ़ना है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसे क्या बोलेंगे, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि ये लोग आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ठीक है। इसमें जो मेटेलिक कैरेक्टर, सभी मेटल है भैया, जब सभी मेटल्स हैं तो यानी मेटेलिक कैरेक्टर, और चूंकि बोला जा रहा रिएक्टिव भी है तो इनकी रिएक्टिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये साइन बनाए तो समझिएगा कि इंक्रीज हो गया, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। नीचे जाने पर क्या होगी, इनकी मेटेलिक कैरेक्टर और साथ ही साथ रिएक्टिविटी इंक्रीज चली जाती है, ठीक है ना। चलिए, बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे आर, ठीक, नेवर फाउंड, बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड प्योर, कभी ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलते नेचर में, ठीक, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं किसी न किसी कंपाउंड के साथ। एक्सेप्ट लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर, लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक, कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स प्रीडोमिनेंटली, मुख्यतः, प्रीडोमिनेंटली मतलब मुख्य तौर पर या मुख्यतः, ठीक, आमतौर पर नहीं बोल दिया, मुख्यतः कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, आयनिक। लेकिन लिथियम और बेरिलियम, अब ये लिथियम और बेरिलियम के कंपाउंड, सभी कंपाउंड आयनिक नहीं होते और सभी कोवैलेंट भी नहीं होते। अब इसके लिए जब डिटेल में अभी पढ़ेंगे जब एस ब्लॉक, तो वहां हम बता देंगे, ठीक ना। चलिए, पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक आते हैं। ग्रुप पी ब्लॉक में क्या था, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक। इसमें मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं और नॉन मेटल भी होते हैं। जो मेटेलिक कैरेक्टर है इसमें वो इंक्रीज करता जाता है डाउन द ग्रुप, और जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज। ये साइन गलत लगा है, इसको ऐसे लगा दीजिए। अच्छा, हाँ ठीक, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है डाउन द ग्रुप, ठीक। यानी ऊपर की तरफ नॉन मेटेलिक ज्यादा मिलेंगे, जैसे आप जब ऑक्सीजन वाली फैमिली या बोरान, कार्बन इस तरह से पढ़ते हैं तो वो सब क्या है, ऊपर की तरफ मेटल हम मान लेते हैं, बोरान में क्या, बोरान, एल्युमिनियम, ये सब मेटल है। अच्छा, नीचे आ जाएंगे एकदम सबसे तो कहेंगे नॉन मेटल। अरे सॉरी, ऊपर वाले जैसे कार्बन, उल्टा हो गया, मतलब ऊपर वाले जो होंगे वो नॉन मेटल होते हैं, नीचे होते हैं मेटल होते हैं। इस तरीके से समझिए इसको, ठीक। आगे चलते हैं। नोट, एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए काला अक्षर भैंस बराबर लिखा है ना, मोटा मोटा, बिल्कुल। आगे चलिए, अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहां से कहां तक होता है, कहेंगे NS1 से लेकर NS2, देखिए यहां तक NS1 सॉरी NS2 से ले NS2 NP1 से लेकर NS2 NP1 से लेकर NS2 NP6 तक। NS1 N मतलब आउटर, ये सेल नंबर है इसका, ठीक है ना, पीरियड का नंबर है, ठीक। NS2 NP1 से लेकर NS2 NP6 तक। और ये वाला जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये वाला होता है भैया पूरा P6
ये होता है नोबेल गैस का। और नोबेल गैस की खास बात क्या है कि इसमें देखिए ऑल ऑर्बिटल्स हैव वैलेंसी शेल, ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंसी शेल आर कंप्लीट फील्ड। कैसे होती है? इसमें कंप्लीट फील्ड होती है, यानी सभी में पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन, इसलिए P6 यानी NS2 NP6 ये कंप्लीट फील्ड है। ठीक, ये हो गई ऑर्बिटल्स, इसमें कंप्लीट फील्ड रहती हैं। कौन वाली? वैलेंसी शेल वाली ऑर्बिटल्स। कौन वाली? वैलेंसी शेल वाली ऑर्बिटल्स। और उसके पहले वाली भी जो इनर शेल ऑर्बिटल्स होंगी वो भी क्या होंगी? कंप्लीट फील्ड होंगी। ठीक है। नोबेल गैस में इसमें एडिशन एंड रिमूवल यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना और इससे निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है, इसलिए मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है इनकी। ठीक है ना। ये एग्जिबिट इसलिए कहा जा रहा है वेरी लो इलेक्ट्रॉन, वेरी लो केमिकल एक्टिविटी, वेरी लो केमिकल एक्टिविटी शो करते हैं। इनमें कोई केमिकल एक्टिविटी अगर होगी तो बहुत कम होगी, नाम मात्र की, जैसा कि जेनान के साथ होता है। ठीक है ना। चलिए, ग्रुप 17 इसको बोलते हैं हैलोजन, और ग्रुप 18 इसको बोलते हैं कैल्कोजन। ग्रुप 17 और ग्रुप 17 को हैलोजन, ग्रुप 18 उल्टा लिख दिया क्या? ग्रुप 16 लिखना चाहिए थे। ग्रुप 17 और ग्रुप 16, ठीक, 16, ठीक है ना। ग्रुप 16 को बोला गया है। बहुत ध्यान से देखिए पेज नंबर, ये हम लोग आ गए हैं अब पेज नंबर, इसमें देखिए लिखा है ना ग्रुप 16 को कैल्कोजन्स बोलते हैं। ठीक, आ जाइए। हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कैसी होती है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने में जितनी एनर्जी लगती है ना, रिलीज करते हैं, या कभी कभी रिलीज भी होता है, कभी कभी कंपाउंड, अब वो सिचुएशन पे डिपेंड भी करता है। इलेक्ट्रॉन या हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये दोनों टर्म आप याद रखेंगे। अभी यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन नहीं है, आगे दिया गया, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनेशन एंथैल्पी। ठीक, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन लेकर, देखिए हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर और ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेते हैं? अटेन नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये रही एस और पी ब्लॉक के बारे में जानकारी। चलिए अब इसको याद कर लिया जाए। बिल्कुल, तो इसमें तो पता है एस ब्लॉक में ग्रुप फर्स्ट एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, भैया एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2। ठीक, इसमें आते कौन कौन से हैं? तो भैया हाइड्रोजन पहले रखा गया, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, ये सब किसमें आते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल में। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 आउटर मोस्ट वाला है, ये NS1, इसका NS2। वन इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्या बना लेगा? +1 आयन। क्या बना लेगा? +1। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्या बना लेगा? +2 आयंस। यानी ये जो आयंस हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? नोबेल गैस के तरीके, इसलिए क्या हो जाएंगे? मोस्ट स्टेबल, यानी इनके कंपाउंड मोस्ट स्टेबल होते हैं। दे ऑल आर क्या है? रिएक्टिव मेटल्स है। क्या है? रिएक्टिव मेटल्स विथ लो आयनेशन एंथैल्पी, मेटालिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी इंक्रीज करती चली जाएगी। क्या होगा? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, अगर आपसे पूछा जाए बताइए सोडियम और पोटेशियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप कहेंगे पोटेशियम। इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है। मेटालिक कैरेक्टर किसका ज्यादा? पोटेशियम का या सोडियम का? कहेंगे पोटेशियम का। ठीक, बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए दे आर नेवर फाउंड इन प्योर इन नेचर, कभी ये प्योर फॉर्म में नेचर में नहीं मिलते, एक्सेप्ट लिथियम और बेरिलियम के। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं एस ब्लॉक के, वो कैसे होते हैं? प्रीडोमिनेंटली आयनिक होते हैं। अब आ जाइए पी ब्लॉक की हम बात करें, ग्रुप 13 से लेके 18 तक, ग्रुप 13 से 18 यानी 3rd A से लेकर 7th A तक, 7th है प्लस 0 उसको मिला लीजिए, 8th को 0 बोला गया, वहां 8 नहीं है 0 है, 8th कोई और होता था, है ना, रोमन नंबर में। ठीक, 13 से लेके 18, ये देखिए मेटल्स, ये मेटलॉइड, ये नॉन मेटल्स कहे जाएंगे। ठीक, यह है मेटालिक कैरेक्टर। और इसमें क्या होते हैं? अगर ये मेटल्स, नॉन मेटल्स और ये ग्रुप 13 से 18 में मेटल्स, मेटलॉइड और नॉन मेटल्स तीनों आएंगे। इनका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता चला जाएगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को दोनों को मिला क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका कहां से कहां तक होता है? NS2 NP1 से लेकर NS2 NP6 तक, NS2 NP1 से लेकर NS2 NP6 तक नोबेल गैस होते हैं। ये किसका हो जाएगा? नोबेल गैस का। और नोबेल गैस की खास बात क्या है कि वैलेंसी शेल की जितनी ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीट फील्ड होंगी, यानी ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंसी शेल आर कंप्लीट फील्ड। एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें पॉसिबल नहीं है, बहुत कठिनाई होती है, यानी एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी डिफिकल्ट। एग्जिबिट, इसी के कारण क्या करते हैं? एग्जिबिट वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी। आगे बात कर रहे हैं इसमें ग्रुप 17 में, कल ग्रुप 17 को हैलोजन, ग्रुप 16 यानी ऑक्सीजन फैमिली को, यह ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, यह है हैलोजन्स। ऑक्सीजन में क्या था? उससे टिपो,
है ना, ठीक। इसमें ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सब क्या होते हैं, हैलोजेंस होते हैं। इसमें ऑक्सीजन से लेकर पूरा वहां तक टेलुरियम तक, पोलोनियम तक, ठीक है। ये पूरा हेलो कैल्कोजेंस कहा जाए, क्या कहा जाएगा, कैल्कोजेंस। अब ये क्यों कहते हैं, जब पी ब्लॉक पढ़ा जाएगा तो वहां ज्यादा समझ में आएगा। इनको मिला के देखिए, इनके जो है ये क्या होते हैं, यानी ग्रुप 17 और ग्रुप 16, यानी 16 और 17 वाले हाईली क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है, मोर नेगेटिव, यानी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर, ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर अटेंड करते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर से देखिए, ये बातें तो आपको एकदम याद हो गई। ग्रुप फर्स्ट एल्कली मेटल है, NS1 है, 1s इलेक्ट्रॉन निकालेगा भैया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक लूज हो जाए तो क्या बने, निकल जाए तो +1 आयंस हो जाएगी। ये ग्रुप 2 है, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे, NS2 है, दो इलेक्ट्रॉन निकल +2 हो जाएगा, ठीक है। ऑल आर रिएक्टिव मेटल्स हैं विथ लो आयनाइजेशन, मेटालिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी इंक्रीज करती चली जाती है बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिव। ये कभी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे नेचर में, ठीक। आ जाइए, लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर इनके सारे कंपाउंड कैसे होते हैं, मुख्यतः प्रीडोमिनेंट आयनिक होते हैं, ठीक। इसमें पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से लेकर 18 तक मेटल आर्ट्स नॉन मेटल होते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। एस और पी ब्लॉक को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का NS2 NP1 से लेकर NS2 NP6 तक होता है। नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही वाला होता है। ये ऑल ऑर्बिटल्स, इसमें क्या होती है, वैलेंस शेल की कंप्लीट फील्ड होती है। एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफिकल्ट होता है। एक्सिबिट वेरी लो केमिकल एक्टिविटी होती है। ग्रुप 17 को हाइड्रोजन, ग्रुप 16 को कैल्कोजेंस या चैल्कोजेंस, ये होते हैं हैव, ये रखते हैं क्या भैया, हैव हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इलेक्ट्रॉन लेकर, ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर कैसे बना लेते हैं, अटेंड नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये अटेंड कर लेते हैं क्या, अटेंड या अटेंड, जो भी नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोट करिए इस बात को, बहुत तेजी से नोट करिए, जल्दी से आगे चलते हैं डी ब्लॉक। चलिए अब आगे चलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक। इसमें क्या होता है भैया, कहां से कहां तक होते हैं, ये ग्रुप 13 से लेके 12 तक, यानी ग्रुप 13 से 12 तक फर्स्ट बी, सेकेंड बी, फिर थर्ड बी यहां से स्टार्ट होता था। अब बीच में वो ट्रांजिशन ट्राइड बनता है, जिसको फीकोनी, SIRPT ये सब याद होता है ना, ठीक, बिल्कुल, RURHPD ये सब उसमें आते हैं ट्रांजिशन ट्राइड में। अभी आगे उसको भी नोट कर लेंगे हम लोग, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ग्रुप 13 से लेके 12 तक, ये क्या 3 से 12 तक, 13 से 12 नहीं, 3 से लेके 12 तक इलेक्ट्रॉन एंटर इन इनर डी ऑर्बिटल। याद रखिएगा शब्द इनर डी ऑर्बिटल, आउटर डी ऑर्बिटल में नहीं, क्योंकि आउटर अगर इसमें बोला जाए, देखिए फोर्थ पीरियड में 3D सीरीज मिलती है, तो इसके हिसाब से तो आउटर ऑर्बिटल, आउटर सेल बन गई भैया आपकी क्या 4, तो 4D में नहीं जाता है, 3D में जाता है, इसीलिए बोला गया यहाँ पे क्या इनर डी ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही भाई, फोर्थ वाले पीरियड में जब आप पढ़ेंगे तो कितनी, देखिए मेरे ख्याल से आप लोग बेसिक्स क्लियर होगा तो समझ जाएंगे भाई। फोर्थ पीरियड का क्या मतलब हुआ, फोर्थ पीरियड का क्या मतलब हुआ, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितनी ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, n=4 में, बताइए n=4 में। चलिए पास में होते तो हम तो क्या बताएं, अब तक लतिया देते इतने पे, बताइए ये कैसे 4 में भैया, 4s 4p, उसके बाद 4d 4l, ये हो गया। इसके पहले वाले 3s वाले थे, तो इसके पहले वाले क्या थे 3 वाले, इसके पहले यही तो लोग आएंगे। ये चलिए ये 4 लिखा था, ठीक है 4s, ये हो गई इनकी आउटर मोस्ट सेल में ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट, ये सबसे पहले मान लेते हैं। चलिए अब इसमें 3 में आ जाइए, ये 4 नंबर में था, ये 3 में क्या हो जाएगा, कहेंगे 3s 3p 3d, बस इतने तक होता है, 3f तो होता नहीं। लेकिन जब यहां तक हम भर लेते हैं 3p तक, तो उसके पहले ही इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है। इसमें क्यों नहीं जाता है, कहेंगे इसका 3d n+l रूल लगा दीजिए यहाँ पे, n+l रूल, इसके लिए भी n+l रूल अगर आप लगाएंगे तो n+l रूल बताएगा आपको क्या करना होगा। चलिए भूल गए क्या, सब भूल गए तो फिर दवाई होगी कायदे से, कहाँ घबरा रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि कभी सामने ही नहीं मिलोगे, कहीं घूमते फिरते मिल गए, बहुत झोला बोरा टांगे, खुदा बता देंगे सब। चलिए 3d भैया यहाँ पे जाएगा 3, भैया d, ये देखिए l यहाँ लिखिए क्या, पहले तो SPDF लिख लीजिए, l की वैल्यू लिख लीजिए, सब करा चुके हैं यार, फिर भी हम देखो बता रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से 3 + 2 कितना जाएगा 5। अब इसमें देखिए यहाँ पे
n+l रूल लगाइए, ये हो जाएगा 4 + 0 = 4। तो जिसमें n+l अब्बा प्रिंसिपल n+l हम लोग जब पढ़े थे तो उसमें आजमगढ़ वाला प्रिंसिपल बनाया गया था, तो उसमें ये बताया गया था कि ये जो है जिसका n की वैल्यू जिसमें मतलब n+l जिसमें कम होगा पहले इलेक्ट्रॉन वहां चला जाएगा, भले ही वो बाद में है, भले ही वो सेल बाद में आ रही है, उससे कोई मतलब तो है नहीं, वो उसमें भर जाएगा जब पूरा तब ये वाले लोग भरेंगे। तो ये NH2 भर गया जब पूरा तब ये लोग आए। बात समझ में आ रही? इसीलिए क्या बोला गया, इनर डी ऑर्बिटल, यानी इनर वाली डी ऑर्बिटल, इसीलिए क्या कहा जा रहा है, इनर डी ऑर्बिटल्स। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या बनता है, इसीलिए n-1d बनता है, वो वाला d नहीं बनता है क्योंकि वो 4d है, वो वाला d बन जाता तब तो गजबे हो जाता। बात समझ में, n-1d NH2, ये बातें होंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर वाला देखिए, इसमें जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसमें जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो 3d लिखेंगे तो यानी 4 में से 1 माइनस करके तब आता है, इसीलिए कह रहा है कि n-1d 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक होंगे, ये हो जाएगा NH2। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मतलब समझाने वाला था। ठीक, चलिए, सभी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक, और मोस्टली फॉर्म कलर्ड बनाते हैं, कलर्ड आयन। ये कैसे बनता है, ठीक, इसको हम डी ब्लॉक में पढ़ेंगे अच्छे से। तो मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयन। एग्जिबिट, ये क्या शो करते हैं भैया, वेरिएबल वैलेंसी, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी अलग अलग होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होती है। जैसे मैंगनीज +2 भी होता है, +3 भी होता है, +4 +5 इस तरीके से होता है, +7 तक शो करता है ना। क्रोमियम, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सब भूल गए, याद करा देंगे, कोई बात नहीं। पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं लोग, पैरामैग्नेटिज्म किस पे बेस है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। अगर इनके जो अभी बताते हैं सारा सब बता देंगे, जितना नाम लिए सब बताएंगे, घबराइए मत। यूज एज ए कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। अब खास बात ये है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि जो जिंक होता है, कैडमियम और मरकरी, इनका जब आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो कहेंगे कि लास्ट में इसमें NS, देखिए n-1d 10 3 यानी 3d10, इसका 3d सीरीज ले तो 3d10 और 3s2 होता है, यानी कंप्लीट फील्ड है इनकी ऑर्बिटल्स। देखिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर ऑर्बिटल्स क्या है, कंप्लीट फील्ड है। ठीक, आउटर ऑर्बिटल्स, आउटर सेल नहीं, आउटर ऑर्बिटल्स। इसीलिए क्या होती है, डू नॉट शो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ठीक ना, चलिए, इसीलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता। चलिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म ब्रिज बनाता है, किसके किसके बीच, केमिकली एक्टिव, देखिए एस ब्लॉक के बीच में, भाई पहले एस ब्लॉक आता है फिर डी, फिर वो मतलब एस ब्लॉक, ये लाइन रहती है एस ब्लॉक की, फिर इसमें ये डी ब्लॉक सजाया गया है, फिर ये पी ब्लॉक सजाया गया है इधर से। तो भैया ये किसके बीच आ रहा है, एस ब्लॉक के बीच में। ठीक, ट्रांजिशन है एस ब्लॉक के बीच में, और लेस एक्टिव ग्रुप 13 और 14 के बीच में, यानी बोरान और कार्बन फैमिली वाले एलिमेंट्स के बीच में है, इसके बीच इसका ट्रांजिशन है, तो इसलिए कह रहा है कि ये ब्रिज बनाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम अ ब्रिज बिटवीन केमिकली एक्टिव एस ब्लॉक एंड लेस एक्टिव। ये कौन से होते हैं लोग, ये लेस एक्टिव होते हैं, बोरान और कार्बन फैमिली लेस एक्टिव होती है, ग्रुप 13 और 14 के बीच ब्रिज बना लेता है, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। फोर्थ पीरियड में आपको मिलेगी 3D ट्रांजिशन सीरीज, कल ही पढ़ लिए थे, पिछले लेक्चर में पढ़े थे। फोर्थ पीरियड में 3D ट्रांजिशन सीरीज, स्कैंडियम से लेके जिंक तक 21 से 30, 21 से 30, 21 to 30, 21 to 30, 21 to 30, भैया बहुत अच्छी बात। फिफ्थ पीरियड की अगर हम बात करें तो इसमें 4D ट्रांजिशन सीरीज होती है, एट्रियम से लेके कैडमियम तक, 39 से लेके 48 तक। अगर सिक्स्थ पीरियड की हम बात करें तो इसमें कौन सी सीरीज मिलती है, अच्छा ये चीना पाई ज्यादा हो गया, चलिए कम कर दिया। सिक्स्थ पीरियड, ठीक, 5D यानी 5D ट्रांजिशन सीरीज, इसमें लेंथेनम एक तो होता है भैया, लेंथेनम तीसरे ग्रुप में आ जाता है लेंथेनम, फिर उसके बाद चौथे ग्रुप में आता है हाफनियम, ये आता है चौथे ग्रुप में। बात समझ में आ रही है? इसके बाद ये 57 से लेके यानी 58 से लेके 71 गायब रहते हैं लोग, ये कहां चले जाते हैं निकल के। तीसरे में होता है लेंथेनम, चौथे में होता है 72, ये वाला हाफनियम 72, उसका कंटिन्यू 80 तक चलता है मामला डी ब्लॉक के लिए। ठीक है, ये 14 कहां निकल के चले जाए, एफ ब्लॉक में। क्या करने, वहां दावत थी उनकी, वहीं अपना खाना पीना चल रहा है आजकल, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एफ ब्लॉक में है, ब्लॉक प्रमुख ही लड़ रहे हैं। तो ये बातें हो गई। फिर से चलिए अब इसको याद कर लेते हैं, फिर अभी कुछ और बातें बताने वाले, इसको पहले याद कर लेते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्यों कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये बताया गया कि इनके बीच में इनका ट्रांजिशन होता है बाकायदे, इसीलिए। तो ग्रुप 13 से लेके 12 तक, कहां से 13 से लेके, फिर गलत बोल दिए, होता आदत है, क्या किया जाए, लात है ना। चलिए 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक इलेक्ट्रॉन एंटर इन इनर डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन एंटर इन इनर डी ऑर्बिटल, आउटर में नहीं जाएगा, आउटर वाली केवल 4s वाली,
इनर वाली 3D वाली, बहुत अच्छी बात। क्यों जाएगा? कहेंगे कि इसमें इसका जो है पहले इसमें जाता है बाद में इसमें जाता है। क्यों? क्योंकि n+l की वैल्यू इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, और रूल क्या है कि जिसकी कम रहेगी उसमें पहले जाएगा, जिसकी ज्यादा उसमें बाद में जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वैसे भी होता है, ज्यादा कम वाले को हिसाब से ही काम होता है, ठीक है। तो दे ऑल आर मेटल्स, ये सभी क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयंस बनाते हैं, एग्जिबिट करते हैं वेरिएबल वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी को कहिए, और पैरामैग्नेटिज्म। यूज एज अ कैटलिस्ट। झंडू किधर हो? जिंक, कैडमियम, मरकरी। 30, 48 और 80। ये देखिए 48 लिखा है, 40 मत पढ़ लीजिएगा, है 30, 48 और 80 यानी 30, 48, 80 इनका कॉन्फ़िगरेशन फुल होता है एकदम। NS1D10 NS1 बोल ले, गलत बोल दिए, N-1D10 N-1D10 NS2 and do not show properties of transition elements। इतनी बात समझ में आ गई। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन केमिकली एक्टिव S प्लग एंड लेस एक्टिव ग्रुप 14 और 13, ठीक, एलिमेंट्स। आ जाइए फोर्थ पीरियड में 3D ट्रांजिशन सीरीज, स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक। फिफ्थ पीरियड आपको पढ़ेंगे तो 4D ट्रांजिशन सीरीज, एट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक। 5D में पढ़ेंगे तो लैंथेनम पहले वाले में आएगा, चौथे ग्रुप में मतलब तीसरे ग्रुप में लैंथेनम हो जाएगा इसमें, और चौथे ग्रुप में 72 यानी हाफनियम का, उसके बाद Hg तक, मरकरी तक पूरा फिट बैठे रहते हैं। जितनी बात समझ में आ गई। फिर से देखिए ग्रुप 3 से 12, इलेक्ट्रॉन इनर डी ऑर्बिटल, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका n-1d 1 to 10 होता है, NS2 हो जाता है। दे ऑल आर मेटल्स होते हैं। दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयंस, एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी पैरामैग्नेटिज्म भी शो करेंगे ये लोग, और साथ ही साथ यूज एज अ कैटलिस्ट। झंडू किधर हो? यानी जिंक, कैडमियम, मरकरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d10 NS2 होता है, एंड डू नॉट शो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आगे बता रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन केमिकली एक्टिव S ब्लॉक एंड लेस एक्टिव ग्रुप 13 और 14 एलिमेंट्स। आ जाइए यहाँ पे फोर्थ पीरियड में 3D ट्रांजिशन सीरीज, स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक। 4D ट्रांजिशन सीरीज, एट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक। उसके बाद 5D ट्रांजिशन सीरीज, लैंथेनम 57, इसके बाद हाफनियम आता है, उस 72 से लेकर मरकरी 80 तक। इतनी बात समझ में आ गई, इसको नोट करिए। फिर आगे चलते हैं, जरा इसमें कुछ थोड़ा बहुत वो सीख लेते हैं कि जिससे पैरामैग्नेटिज्म वगैरह क्या, जितने शब्द आए ना अभी, पैरामैग्नेटिज्म, कलर्ड, ये वो सब सीख लेते हैं, ठीक। चलिए चलिए अब देखते हैं जरा ये कलर्ड आयन ट्रांजिशन और ये सब क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म, इसके बारे में। फिर पहली बात, आयंस बनते कैसे? देखिए अगर हम मेटल की हम बात करें, जैसे एल्कली मेटल, सोडियम मान लेते हैं 11 है, ठीक, 11 ये होती है बात। बड़ा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो भैया कहते हैं कि ये N+1 बन गया। कैसे बन गया? N देखिए, फिर लिखा वही गलती, सोडियम को N हम क्या बताएं, पगला गए, एक बार ये लिख चुके हैं जी, बताना भूल गए कि N11। चलिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना है इसमें, तो कैसे निकलेगा ये एक इलेक्ट्रॉन? जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको बनाना हो तो 1s2, उसके बाद आप लिखेंगे 2s2 2p6 और उसका 3s1, यही वाला है ना भैया, इसी को कहते हैं कि ये आउटर वाला निकलेगा। अगर ये निकल गया, ठीक, तो ये +1 हो जाता। क्यों हो जाता भैया? +1 क्यों लिख दिया गया भैया? सिंपल सी बात है कि जब ये इलेक्ट्रॉन, इसमें देखिए जब ये ग्राउंड स्टेट में था, अपने न्यूट्रल स्टेट में था, तो इसमें 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे। ये दोनों न्यूट्रल थे जब एक साथ थे, तो यानी दोनों को ऐड करिए तो कहा जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। यानी 11 प्लस चार्ज और 11 नेगेटिव चार्ज। ये 11 कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं लग रहा है? चलिए ठीक, कोई बात नहीं। 11 प्लस और 11 0 थे। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गया, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 11 है। तो प्रोटॉन का जो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन यानी 10 एक, अब चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, निकाल दिया गया। इसमें कितने प्रोटॉन हो गए भैया? 11 प्रोटॉन बचे, ठीक। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब की बार 10 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक। जब 10 इलेक्ट्रॉन बचे तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन जो बचे वो तो आपस में मैच होकर 0 हो गए, और जो एक प्रोटॉन बचा हो क्या था, वो अपना इफेक्ट पूरे स्फीयर पे शो कर रहा है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि सोडियम जो है +1 ये शो कर रहा है, पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे वो अपना इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक ना। इसीलिए क्या जा रहा है ये +1। तो ये बातें समझ में आ गई आंसर कैसे में। इसी तरह से लेने वाले खेल में भी होता है, नेगेटिव वाले में भी, तो ये चीजें समझ में आ गई। तो अब आती है बात 3D ट्रांजिशन सीरीज में ये सब क्या होती है, ये आयंस बन जाते हैं, ठीक ना, इस तरीके की बातें होंगी। अब आती है बात जो 3D ट्रांजिशन सीरीज की बात चल रही है, हम पैरामैग्नेटिज्म और कलर्ड आयन की बात करने जा रहे हैं, ठीक। 3D ट्रांजिशन सीरीज में आपकी इतनी बढ़िया किस्मत है, ठीक ना। चलिए इतने से हम काम चला देंगे लिख के, हमारा क्या है। जो 3D ट्रांजिशन सीरीज की अगर हम बात करें, ठीक, तो देखिए बड़ी अच्छी किस्मत है आप लोगों की कि स्कैंडियम से लेकर, स्कैंडियम फिर आगे लिख दें यहीं पे,
इधर लिखें उधर समझाएं, इधर लिखें उधर समझाएं, और थोड़ा सा ऊपर लिखें ताकि सभी को एक बार में मिटाना उटाना ना पड़े, सब काम हो जाए, है ना। 3D ट्रांजिशन सीरीज, बोलो एकदम बढ़िया, चकाचक, बहुत झकास। चलिए भाई साहब, स्कैंडियम 21 आता था, फिर टाइटेनियम आता था भैया 22, उसके बाद वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, आ जाएगा इतने में सब, आ जाना चाहिए। मैग्नीज और दूर दूर लिखो तो कहाँ से आएगा। चलिए मैग्नीज 25, अब आ जाइए आयरन 26, उसके बाद कोबाल्ट 27, निकेल 28, उसके बाद कापर 29, कुछ और लास्ट में जिंक 30, यही ना। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना हो तो कब कैसे लिखेंगे, तो अभी चूंकि 3D सीरीज के हैं तो आपको पता चल गया, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले 3D वाली ऑर्बिटल भरेगी कि 4s वाली, 4s वाली, इसलिए 4s2 आप हमेशा भर के फिट बैठ जाइए। अब देखिए 21 का 1 है तो यहाँ 1, 22 में लास्ट में 2 है तो यहाँ लिख दिए 3D2 4s2, 42 ये वाली तो भर के फिट बैठे रहिए, ये वाली भर के फिट बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए अब यहाँ पे चलते हैं 3D3, देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 3 4s2, यहाँ 4 है तो इसमें 3D में 4 4s2। अब खास बात यह है कि यह है एक्सेप्शन, इसमें इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो जाता है। अब ये कहेगा यार हमको हो जाने दो यार तनी मौज में, कहेगा ले लो यार, हमसे क्या दिक्कत है, खूब लो, जितना चाहे उतना लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एक कह देंगे ज्यादा नहीं, एक बार बहुत। आ जाइए मैग्नीज 3D5 4s2, 26 3D6 4s2, 27 3D7, देखिए 27 3D7 4s2, 28 3D भैया आ जाएगा कितना 8 और 4s2, और ये हो जाएगा कापर, ये भी चूंकि एक्सेप्शन है तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3D10 और 4s1। कभी 3D में 4 इलेक्ट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन मिलना मुश्किल हो जाता है इसमें 3D सीरीज में। 3D में 4, यहाँ पे देखिए 3D में 9 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन 3D सीरीज के केस में नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये, अब ये तो एकदम महान लोग हैं 3D10 और 4s2। चलिए अगर आपसे पूछा जाए इनकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो भैया ये मिनिमम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जाए, कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो s ऑर्बिटल में है वो सारे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, ये निकल जाए तो कम, मिनिमम का मतलब इतने ही इलेक्ट्रॉन वो निकाल पाएंगे, इससे ज्यादा तो निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल। भैया समझ में आ रहा है? बहुत सही गुरुजी, एकदम दिमाग को आपने तो गोबर झलत ऑर्बिटल, बहुत सही, समझ में आ गया। कितना हो जाएगा ये, देखिए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2, इसकी +2, इसकी +2, इसकी +1, बाकी सबकी कितनी +2। कोई दिक्कत है क्या, काहे दिक्कत, सब तो एकदम जा मेल चला तो सारी दिक्कत का है। अब आ जाइए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पूछी जाए, अब उतना तो वह छाप लिया है, यही सब है ना कमी, क्या किया जाए इसमें सब, इसमें देखिए उनका हाथ है, जो दिल्ली में बैठे हैं, हमारा कुछ नहीं, मिनिमम, ठीक। कहेंगे इलेक्ट्रॉन इन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल। ये इसलिए बता रहे हैं कि ये बाद में यूज होगा, इसके क्वेश्चन से यहां नहीं मिलेंगे, डी ब्लॉक में मिलेंगे, लेकिन यही बता दे रहे हैं क्योंकि दोबारा फिर बताएंगे तो आपको याद रहे। अब आ जाइए हम कह रहे हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ये कितना होता है, तो कहेंगे इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल प्लस का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ d ऑर्बिटल, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल प्लस, अरे तो यहां क्या लिखेंगे, यही सब कमी है, यहां नीचवा है ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ d ऑर्बिटल। ठीक, चलिए तो भैया इन दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि इसमें डी में एक अनपेयर्ड है, यहां 5 तक तो सभी अनपेयर्ड रहेंगे, यहां से तो यहां से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है,
एकदम फर्स्ट क्लास हैं सब लोग एकदम राजी खुशी राजी खुशी। चलिए भाई साहब आ जाइए यहाँ पे, ठीक हो जाएगा +3, ये हो जाएगा देखिए 2 2 4, मैक्सिमम 4 हो सकती है इसमें, 3 2 5 हो सकती है इसमें। देखिए अब यहाँ 1 है, यहाँ 5, मैक्सिमम 6 हो सकती है इसमें, मैक्सिमम 7 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें। देखिए अब यहाँ 6 है तो भैया एक पेयर हो जाएगा, 4 बचेंगे तो 4 2 6, फिर घट जाएंगे इसी तरीके से इसमें। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 5 हो जाएगा, जोड़ घटा लीजिएगा। अरे भाई D7 है ना, तो क्या दिक्कत है, कह रहे D7 है, अरे 7 रहे चाहे कौन हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राउंड 2 3 कितने 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3 + 2 5, मतलब यही सब है। इसमें कितना 2 2 4 +4, इसमें 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी कितनी हो सकती है, +2 हो सकती है, ठीक ना, इसकी +2 हो सकती है। अब आप कहेंगे +2 कैसे हो सकती है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकालता है, कॉपर +2 स्टेट में भी पाया जाता है, ठीक, इस चीज के लिए आप नोट कर लीजिए +2 हो सकती है, जिंक +2 हो सकती है, बात समझ में आ गई, इतना नोट कर लीजिए। अब सुनिए, ये तो हो गया इनके ऑक्सीडेशन स्टेट, यू सब ठीक है, कैसे आप कहेंगे कि, अब सुनिए, अब ये जो मेटल्स हैं ये सारे या तो ग्राउंड स्टेट में रहे, तो ग्राउंड स्टेट में रहेंगे तब भी तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई, इसमें नहीं है, बाकी सब में तो है, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मिलेंगे ही मिलेंगे भाई, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यानी सभी क्या है, पैरामैग्नेटिज्म है, सभी पैरामैग्नेटिक है, यानी जब डी ऑर्बिटल में पैरामैग्नेटिज्म की हम बात कर लें, चलिए पैरामैग्नेटिक की अगर हम बात करें तो क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, एस में भी होगा तब भी कोई बात नहीं, एस एंड डी दोनों की बात चल रही है, ठीक है ना, आप डी ऑर्बिटल पहले लिखिए क्योंकि डी वाले की ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, एस में है तब भी कोई बात नहीं, ठीक। इस हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मैग्नीज, अक्सर एग्जांपल यह आता है मैग्नीज +2, बताइए पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, तो मैग्नीज तो ऐसा ही पैरामैग्नेटिक है, इसमें कुछ करने नहीं है क्योंकि सारे सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो +2 वाला, तो भैया +2 वाला का मतलब हो गया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तब भी पैरामैग्नेटिक है, तो मैग्नीज एंड मैग्नीज +2 दोनों ही पैरामैग्नेटिक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन पहले फोरस से निकलता है, याद रखिएगा, ठीक। इसी तरह से अगर कोबाल्ट +2 वाला बता दीजिए, भैया 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला निकाल देगा, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछा जाए कितने हैं, तो कहेंगे 5, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछा जाए कितने हैं, तो कहेंगे 5, लेकिन यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कोबाल्ट वाले के लिए, कोबाल्ट के लिए, ठीक, कोबाल्ट +3 +2, चलिए +2 लेते हैं, कोबाल्ट +2, भैया ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी जब पैरामैग्नेटिक है तो इसमें लेकिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कहेंगे 3 है, तो पैरामैग्नेटिज्म किसकी ज्यादा है, तो पैरामैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरामैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आ रही है, ये डी ब्लॉक में खूब काम आएगा, एनसीईआरटी से बाहर नहीं है ये बाबू, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। पैरामैग्नेटिक निकालने का जो तरीका था भैया, म्यू से अगर हम मान लें तो इसको बोहर मैग्नेटान में इसकी यूनिट होती है, रूट में होता था n, ब्रैकेट में n+2 हो जाता था, कहते थे बोहर मैग्नेटान होता था। अब म्यू की जो वैल्यू होती थी वो दिक्कत थी, म्यू की वैल्यू यहाँ लिखिए और यहाँ लिख दीजिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें आप लोग एकदम मास्टर हो चुके होंगे, ये पिछले लेक्चर में भी पिछले चैप्टर में भी ये सब बातें बताई गई थी कि अगर 1 है तो यहाँ लिख देंगे 1.73, अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ वैल्यू आ जाती है 2.83 लगा लीजिए, अपने मन से ऐसे ही फिट कर लीजिए, कोई किसी से पूछना वछना कुछ नहीं, कुछ 3.87, 4 लगा दीजिए तो क्या लिख देंगे 4.89, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 5 लगा लिया 4. ये इसी के आसपास वैल्यू आती है, कोई दिक्कत नहीं, 5 है तो 5.91, ये बोहर मैग्नेटान में। अगर आपको नंबर ऑफ, अच्छा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखना था, म्यू वहां लिखना था, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा, म्यू इधर हो जाएगा, में लफड़ा का है का इतना, ठीक है ना, एकदम नहीं। अजो दशमलव अगर आपको म्यू दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू, म्यू मतलब यानी बोहर मैग्नेटन, इसको बोलते थे क्या, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम, या सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंटम बोलिए
या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम? लिख दें यहीं पे? बिल्कुल लिख दीजिए, काहे नहीं लिखेंगे? बड़का इसको लिखिए मैग्नेटिक मोमेंटम, और यहां पे क्या, इसी को और क्या दूसरा नाम है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम। ठीक, अगर आपको ये दिया हुआ हो, मैंने मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू दी हो, तो डेसिमल वाले सारे नंबर क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो डेसिमल वाले अनपेयर्ड, डेसिमल के पहले वाले नंबर क्या है? ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि जो मैग्नीज +2 है और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम है ये म्यू इज इक्वल टू है भैया 5.91, तो बताइए इसकी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 5। लफड़ा खत्म, ठीक है ना? तो ये हो जाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके क्वेश्चन डी ब्लॉक में मिलेंगे, वहां नहीं। ठीक, तो ये बातें आप समझ गए होंगे। तो चूंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और साथ ही साथ जो डी ऑर्बिटल होती है वो स्प्लिट हो जाती है एनर्जी के रेफरेंस में, तो दो सेट बनते हैं, ईजी सेट और 2TG सेट। उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है, इसलिए जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के दूसरे वाले में जाता है कलर शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां निकलेगा भैया, जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके रेडिएशन देगा, रेडिएशन में कलर आएंगे, तो वो बात होती है, इसी को होता है DD ट्रांजिशन। तो वो अलग होता है, वो उसको हम डी ब्लॉक में डिस्कस करेंगे। और इस चूंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये रुक चुके रिएक्टिव हो जाएंगे, तो इसलिए क्या होता है? कैटलिस्ट की तरह भी यूज करते हैं। तो ये रही बात डी ब्लॉक की, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं एक लास्ट छोटा सा एफ ब्लॉक, जल्दी नोट करिए इस बातों को। चलिए अब आगे चलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए 6th पीरियड जब आप पढ़ रहे थे तो आया था, एक जगह टर्म आया था लैंथेनाइड, जिसमें क्या इसको क्या कहते हैं? 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलते थे? 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज, जो कहता था भैया सीलू। कहां से कहां तक? सीलू, सेरियम से लेकर ल्यूटेनियम तक। ठीक, सीलू 58 से 71, सीलू सीलू है ना, आजा आजा वही वाला, 58 से लेकर 71 तक सीलू। ठीक, और जब आप 7th पीरियड आप पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े क्या? हमारा हैसियत एकदम बिल्कुल हाथ नहीं चलता है, उल्टे अगर ऐसे खड़े हो जाते हैं ना तो ऐसे नहीं, इसलिए उधर खड़े होना पड़ता है। चलिए हम इधर रहेंगे, क्या दिक्कत है? 7th पीरियड, ठीक, एक्टिनोइड्स होते हैं, इसमें 5F इनर ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है इनको। थोरियम 90 से लेकर लारेंशियम 103 तक, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बड़ा गजब था। ये क्या था? 5F वाली ऑर्बिटल पहले भरी जाती थी, इसमें 0 था, फिर उसके बाद इसमें क्योंकि 7th में आते हैं इसलिए 7S आ जाएगी, और उसका डी वाली है जो डी, ठीक, 6D और उसके बाद 7S, इसमें 0 हो जाता था, और इसमें सारे के सारे 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने हो जाते थे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जरा मिला लीजिए तो एक बार फिर से, क्या दिक्कत है? वही है, ठीक है ना? देखिए लिखा ना 7S2 और 6D2, इनका तो बड़ा गजब का होता था। ठीक है, चलिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भैया? NS, देखिए N-2, देखिए डी ऑर्बिटल N-2 नहीं आ रही, N-2F, N का मतलब आउटर मोस्ट वाली भैया N 7 है, 7 में से 2 घटाइए 5 मिलेगा। अब इसमें 6 है तो भैया देखिए 6 में से 2 घटाइए 4F मिल जाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना? बिल्कुल यही हुआ सर जी, बहुत बढ़िया। N-2F 1 से लेकर 14 तक, N-1D 0 या 1 हो सकते हैं। ये तो NS2 एकदम ऑलवेज बैठ के एकदम फिट है, इनको कहीं कुछ नहीं लेना देना है। ये NS2 भर दीजिए आंख बंद करके, 7S2, पहले तो 7S2 लिखा, फिर इसमें F और D वाली बात करेंगे। और D में ज्यादातर 0 होता है, एक जब कहीं कहीं 1 आता है, एक्सेप्शन वाले केस में भी 1 आता है, ठीक है ना? इस तरीके से आ जाइए। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें कहां एंटर करेगा? F ऑर्बिटल में एंटर करेगा। सभी के सभी मेटल्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी लोग शो करेंगे। एक्टिनॉइड्स को बोलते हैं भैया, ये होते हैं रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव समझते हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकालते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम यू यूरेनियम 9235, ठीक है ना? बिल्कुल 92 होता है, ठीक। यूरेनियम, इसको बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। तो इसमें याद करने वाला क्या भैया? 6th पीरियड में लैंथेनाइड, 6th पीरियड में लैंथेनाइड, 6th पीरियड में लैंथेनाइड, 6 में बिल्कुल लैंथेनाइड, 6 में लैंथेनाइड, 4F ट्रांजिशन सीरीज, 6 में लैंथेनाइड, 4F ट्रांजिशन सीरीज, 6 में लैंथेनाइड। अच्छा 6 के बच्चे लंठई करते हैं ना बहुत ज्यादा, वही वाला लंठई वाले शब्द से आ जाइए, ये हमने बोल रहे हैं वो अच्छी अच्छी किताबों में ये शब्द लिखे जाते हैं, उसको उसमें पद्मश्री भी मिल जाता है ना? ये लंठई वाले शब्द एक किताब है, मृडाल करके कोई लिखा है, उसमें शब्द इस्तेमाल किया गया, खूब गाली गलौज है उसमें,
उसको पढ़िएगा, उसमें मिलेगा, ठीक है ना। हमने पढ़ा था, उसमें गाली गलौज खूब है, तो इसमें गाली गलौज वाली कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 6 के बच्चे लंठे करते हैं 4F, और 4F के बच्चे अंदर चुपचाप बैठे रहते हैं, ठीक है ना। तो 6th पीरियड लेंथेनॉइड 4F इन अ ट्रांजिशन सीरीज। 7th पीरियड एक्टिनॉइड, 7th वाले थोड़ा एक्टिव होते हैं, ठीक। अब 5 वाले चुपचाप इसके साथ बैठे रहेंगे इन लोग के साथ। मतलब 6 पीरियड में 4F ट्रांजिशन सीरीज लेंथेनॉइड, 6 पीरियड में एक्टिनॉइड, 5 ट्रांजिशन सीरीज। ये वाली कहां से, सीलू तक 58 से 71, 58 से 71, 58 से 71, सीलू सीलू सीलू। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। 6th पीरियड में लेंथेनॉइड 4F इन अ ट्रांजिशन सीरीज, सीलू 58 से 71 तक। और 7th पीरियड में एक्टिनॉइड 5F इन अ ट्रांजिशन सीरीज, एक्टिनॉइड 5F इन अ ट्रांजिशन सीरीज, इन अ ट्रांजिशन सीरीज। थोरियम और लॉरेंशियम, थोरियम और लॉरेंशियम 103, थोरियम 90 से 103 तक, 90 से 103 तक। यही 14 लोग नीचे रख दिए गए थे, और इनका तो गजबे होता है, ठीक। ये देखिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 2 सॉरी n-2 f 1 से लेकर 14 तक, n-1 d 0 1 ns2 ऑलवेज, n-2 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 14 तक, n-2 1 से 14, n-2 1 से 14, n-2 f 1 से 14, n-1 d 0 या 1 ns2 ऑलवेज। आ जाइए लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन f ऑर्बिटल, दे ऑल आर मेटल्स होते हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्टिनॉइड जितने रेडियो एक्टिव होते हैं। आफ्टर यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 के बाद वालों को कहा जाता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया भैया ब्लॉक्स की बात। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे मेटल मेटलॉइड, और उसके बाद जितने क्वेश्चन यहां तक, मतलब क्योंकि अब तो प्रॉपर्टी शुरू होने वाली है, लिखा है ना पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, तो उसके पहले वाले लेक्चर में कुछ तो होना चाहिए कि यही 5 मिनट पढ़ा के बस खत्म। तो जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सब करा दिए जाएंगे, है ना, सब करेंगे एकदम, एक को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो नीट हो चाहे जेईई मेंस हो, दुइये तक एग्जाम में अपने मतलब का, बाकी तो सब फालतू है, ठीक। तो अपने मतलब के जितने क्वेश्चन नीट और जेईई मेंस में पूछे गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में जब मेटल और मेटलॉइड पढ़ लेंगे अच्छे से, मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड को याद करने के बाद सारे क्वेश्चन जितने एग्जाम में पूछे गए सब लगा डालेंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब एकदम दम बांध के पढ़िए, है ठंडी बहुत है, और जो मॉड्यूल है उसको ताप उप लिया करिए जला के भाई, आडुल मॉड्यूल में कुछ नहीं मिलता है। ये जो सीट है, डेली प्रैक्टिस शीट है, क्या बोलते हैं उसको, PQIS ऐसा कुछ बोलते हैं सब, वो सब ताप उप लीजिए, बहुत अच्छी आंच उच आएगी इसमें। केवल आपके पास 2 चीज होगी, काम हो जाएगा, किताब और उसका नोट्स। हम बता रहे हैं खुद ही एकदम जबरदस्त गम का हुआ, समझ रहे हैं आप, ये रहेगा तो आप काम हो जाएगा, ठीक है ना। उसका नोट्स अगर नहीं है तो इसी तरह से बना लीजिए, क्या दिक्कत है। और नहीं कोई दिया है तो देखिए, अगर इसी तरह से तो ठीक है, नहीं इसी तरह से उसमें चेंज करके इस तरह से कर लीजिए, कोई लफड़ा नहीं लेना है, ठीक। 2 चीज होगी, उसके बाद मॉडल पेपर जैसा कि हमने बताया चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज होगा तो काम हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। आखिर में वो वाला लगा लेंगे जिसमें सब पूछा जाता है, वो क्या बोलते हैं, अरे जोने में इकट्ठे नहीं रहता है, उस 200 सवालवा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसे पेपर में दिया जाता है उसी तरीके वाला, तो उसको भी लगा लिया जाएगा, सब एकदम जाजा मेल चलेगा सारे के, यहाँ से दिल्ली सीधा एम्स, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, खूब मेहनत से पढ़ते रहिए।